हेलो अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू वेदांतु जेईमेडीजी चैनल। दोस्तों, आई एम अब्दुल समद खान, तुम्हारा प्यारा एएस के सर, फिर से हाजिर हो चुका हूं आज धमाकेदार वीडियो के साथ। और भैया एक बहुत ही बढ़िया तुम्हें गिफ्ट भी मिलने वाला है, एक बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए न्यूज भी है। फिलहाल उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह फिजिक्स के 12th बोर्ड्स के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की अगर मैं बात करूं, 21 को फेब को तुम्हारा जो पेपर है उसमें 70 में से 70 नंबर कैसे लेकर आने हैं, आज मैं उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। और मैं गारंटी दावा लिखकर दे सकता हूं, चाहे तो स्टैम्प पेपर पर मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा कि अगर जिस बच्चे ने जो इस मैंने पूरी वीडियो के अंदर बातें बताई हैं, 2-3 ही बातें बताऊंगा, अगर लेकिन उसको ध्यान से सुना, समझा और फॉलो करा, अप्लाई कर लिया, सिर्फ इतनी सी ही बात मान ली, ये जो 1.5 से 2 हफ्ते बचे हैं तुम्हारे, इसके अंदर मैं गारंटी कह सकता हूं तुम्हारे 70 में से 69 नहीं आएंगे, 70 में से 70 ही आएंगे, ये लिख के दे सकता हूं। तो यार ध्यान से जरा इस वीडियो को सुनिएगा, सारी बातों को समझिएगा, क्योंकि ये मैं सारी की सारी बातें फुल प्रूफ तरीके से बोलने वाला हूं। आज हम बात करेंगे कि भाई 70 में से 70 फिजिक्स में कैसे नंबर लेकर आने हैं। सबसे पहले मैं यार तुम लोगों को सैल्यूट करता हूं, जो भी बच्चों ने ये स्क्रॉल करते करते वीडियो तुम्हारे सामने आई कि कैसे फिजिक्स में 70 में से 70 लेकर आएंगे, और तुमने इस वीडियो को खोला, इसलिए क्योंकि भाई साहब आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि यार हमारे तो बस की नहीं है 70 में से 70 लाना फिजिक्स में, अपनी तो औकात से ही बाहर की बात है। उन्होंने सोचा होगा कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हमारे बस की नहीं है, उन्होंने खोला तक नहीं डर के। तुमने अगर ये हिम्मत करी है तो भैया तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तुम्हारे अंदर वो आग है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है कि यार मैं कर सकता हूं, और तुम करके दिखाओगे। मुझे मालूम है, मुझे यकीन है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है या नहीं है? अगर नहीं है तो अगर मैं जो बातें बता रहा हूं वो कर ली तो भैया हो जाएगा, यकीन कर लो। समझ रहे हो? तो यार शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले लेक्चर क्या यार, मतलब कुछ बातें करनी है आज तो हमें। मैं 12th क्लास की अपनी खुद की अगर बात करूं, हवाओं की बातें नहीं कर रहा कि ये कर लो वो कर लो, मैं सिंपल बातें अगर करूं तो भाई साहब 12th बोर्ड में मेरे अपने खुद के, मैं आईएससी बोर्ड से मैंने पढ़ा है, मेरे अपने खुद के 100 में से 100 नंबर आए थे फिजिक्स में। तो मैंने 100 में से 100 कैसे फोड़े हैं, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, और यह बात मैं ज्यादातर बच्चों को नहीं बताता हूं, लेकिन आज मैंने फैसला करा है कि भैया सरेआम ऐलान कर दूंगा कि क्या मैंने करा था, और मैं वही कह रहा हूं कि अगर तुमने वही कर लिया तो यार मान के चलो कि तुमने पूरे साल जो किया है अब वो मैटर नहीं करता, अब क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। उससे के हिसाब से तुम्हारे नंबर आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो, पूरे साल जिसने पढ़ा है, जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, तो उसके तो नंबर आएंगे ही आएंगे। लेकिन पूरे साल अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन इस टाइम पे आके अगर उन बातों को फॉलो नहीं करा, मैं कह रहा हूं तुम्हारी सारी की सारी मेहनत यार धरी रह गई। यही मेरे साथ हुआ करता था। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करा करता था, मैं बहुत ज्यादा मेहनती था बच्चा भैया शुरू से ही, लेकिन मेरे नंबर नहीं आया करते थे, मैं एवरेज बच्चा ही था, मेरे 70% से ऊपर कभी नहीं गई। लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने फिजिक्स में हाईएस्ट नंबर लेकर आया। तुम्हारे भाई का अखबार में फोटो आया था, कैसे आया था मैं बताने वाला हूं वो बातें, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तुम्हें पढ़ना किस तरह है। भले ही तुमने पूरे साल जो पढ़ा हो, जो होना था सो हो गया, अब किस तरह से पढ़ना है सुनो ध्यान से। पहली बात, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। 2-3 बातें बताऊंगा और हर एक बात काम की है, सुनते जाइएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यार ये थी, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं तो यार मुझे खुद पर बिलीव हो गया था कि यार मैं मेहनती इंसान हूं। अगर मैंने तरीके से, मतलब यार मैं हथौड़ा तो मार रहा हूं ना दीवार पर, बस हथौड़ा जो है यार वो सही दीवार पर, सही जगह पर नहीं पड़ रहा, इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे। तो सबसे पहला मेहनत कर करके हथौड़ा मैंने मारना सीख लिया। अब मुझे जरूरत थी एक स्ट्रेटेजी की, थोड़ी सी गाइडेंस की, जो मेरे टीचर ने मुझे समझाई, जो मैंने थोड़ा सा खुद एनालिसिस करी, और वही मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हथौड़ा मारने वाले तो तुम हो, लेकिन मारना कहां है और मारना कैसे है कि भैया तुम्हारी 70 में से 70 की दीवार फूट जाए। तो उसके लिए ये वीडियो तुम्हें देखनी है पूरी। तो पहली चीज तुमको ये समझनी पड़ेगी कि भाई सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सारे अपने ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लो। सबसे पहले चीज तुमको ये समझनी पड़ेगी कि भाई साहब 21 फेब को तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है। अब अदर बोर्ड्स के भी बच्चे देख रहे होंगे तो भैया जब भी होगा, है ना, इन्हीं दोनों के आगे पीछे तुम्हारा हो सकता है, बाकी ये पूरा का पूरा तुम्हारा डेट शीट मैं आपको दिखा रहा हूं।
अब इन दिनों में पढ़ना किस तरह से चाहिए, क्या क्या बातें तुमको अप्लाई करनी चाहिए, क्या क्या बातें फॉलो करनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको और कुछ बातें बता देता हूं कि भैया थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, मैं एग्जाम देने ऐसे ही चले जाया करता था, मैंने प्री बोर्ड के भी एग्जाम ऐसे दे दिए, मैंने समझा ही नहीं कि पेपर आने कैसे वाला है। अरे यार, जब मुझे पता ही नहीं कि जिस चीज से मेरा सामना होने वाला है वो दिखती कैसे है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे पहले अब आपको पहले यह समझना है कि भैया पेपर किस तरह से तुम्हारा बोर्ड में आने वाला है, पहले वो समझाऊंगा। ये बेसिक वाली बात है, इंपॉर्टेंट बातें इसके बाद के बाद बताऊंगा। तो पहला भाई, फिजिक्स में भैया 70 नंबर का तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट होगा। ये 30 नंबर भैया हमारे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे स्कूल वालों के हाथ में। टीचर से तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग है, प्रैक्टिकल वगैरह ठीक ठाक करे हैं तो स्कूल वाले यार अच्छे नंबर ही देते हैं। स्कूल वाले जानबूझ के बेकार नंबर नहीं काटते, उनको भी अपना स्कूल का रिजल्ट अच्छा करना होता है। तो ये तो जो 100 मिलेगा वो मिलेगा, आपके हाथ में है ये। इसके लिए आज हम बात करने वाले कि ये 70 में से तुम कितने बना पाओगे, और जितनी ज्यादा बातें मानोगे उतने ज्यादा तुम्हारे 70 में से नंबर आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर का पहले स्ट्रक्चर समझो। पेपर का स्ट्रक्चर समझने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, मैंने जो तुम्हें सैल्यूट मारा है ना कि भाई तुम जो हो वो 70 से 70 लाने की सोच रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक छोटी सी लाइन वो ये है कि तुम यार बुज़दिल नहीं हो, तुम वॉरियर हो, तुम फाइटर हो, तुम लड़ने वाले हो। एक लाइन है, याद रखना हमेशा, वो लाइन ये है कि हारते अक्सर वही हैं जो बहादुर होते हैं, क्योंकि जो बुज़दिल होता है ना वो जंग लड़ता ही नहीं है। जो डर के अभी बैठ गया है उसने तो सोच लिया कि भैया एमसीक्यू 16 आएंगे, टिक लगा दूंगा, हो सकता है आधे सही निकल जाए, है ना, 30 नंबर वहां से स्कूल वाले दे देंगे, कैसे भी करके 40 बना लूंगा, 50 नंबर बना लूंगा, आ जाएंगे 100 में से। भैया वो लड़ ही नहीं रहा, उसके लिए है ही नहीं कोई बात, उसके लिए है जो भैया फाइटर है। तुम हारोगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें हारने दूंगा नहीं। तुम सुनो एक बार मेरी बात। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न है, जरा जल्दी से इसको समझते हैं हम कि भाई किस तरह से हमारा पेपर आता है। तो पेपर में सबसे पहले जब आप खोलेंगे तो वो जो ऊपर 7-8 लाइनें लिखी हुई होती हैं उन सब की समरी मैं आपको अभी बता रहा हूं। वो क्या है कि भैया सेक्शन ए आपका होता है 1 मार्क क्वेश्चन, जिसमें बोर्ड अगर सीबीएसई की बात करूं तो 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और 4 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटल 16 क्वेश्चन आपके यहां पर अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करते हैं, ये जल्दी हो जाते हैं। टिक ही तो तुमको लगाना है, बस खाली कॉपी में ऑप्शंस और उसके आगे का आंसर ही तो लिखना है ना, इतना करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो ये 16 मार्क्स तो तुम्हारे यहां से अच्छे से तैयार हो जाता है। अभी आगे भी बताऊंगा इसके ऊपर सारी बातें। तो इस तरीके से तुम्हारा सेक्शन ए आता है। फिर सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल भैया 33 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ में चॉइस भी होती है। तो सेक्शन बी में 2 मार्क वाले आपको कितने क्वेश्चन करने हैं भाई? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 करने होते हैं। फिर सेक्शन सी में अगर हम जाएंगे, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और ये 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। 3 नंबर वाले लेंदी होते हैं और गिनती भी देख लो ज्यादा है। ये सेक्शन सी टाइम खाता है बच्चों का। सेक्शन ए ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, सेक्शन बी भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन सेक्शन सी टाइम ले जाएगा। और सुनो, फिर आता है हमारा सेक्शन डी 4 मार्क्स वाला। इसमें हमारे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वो जो लंबा सा पहले किसी भी टॉपिक के ऊपर सारी थ्योरी आपको भर के दे देंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ये केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। और लास्ट में हमारा आता है ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट करके दे रखे होते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 पार्ट होंगे, मिनिमम हमारे 3 तो होते ही होते हैं। तो वो हमारे 5 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने आपको पहले कहानी समझा दी कि भैया जंग जिससे होने वाली है उसके बारे में जान तो लो। तो ये आपने जान लिया कि ये पैटर्न है भैया, उनके जो जंग के खिलाड़ी हैं वो कौन से कितनी गिनती वाले कहां खड़े हुए हैं, पहले उनकी तुम्हें पोजीशन पता चल गई, है ना। तभी तो यार उनसे लड़ाई लड़ने जाओगे। तो अब ये तुमको मालूम है, ठीक है भाई, ये अच्छे से दिमाग में छप जाना चाहिए। पेपर देख लो, मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं, मैं इतने ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा फोकस्ड करवा के तुमसे ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड में
सारे सब्जेक्ट में से अगर देखा जाए डिफिकल्टी वाइज कौन से सब्जेक्ट का पेपर सबसे ज्यादा टफ आने लगा है बोर्ड में, तो वो आता है भाई साहब फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स का पेपर सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। केमिस्ट्री तुम्हारी ठीक ठाक आएगी, मैथ्स भी ठीक ठाक आती है, लेकिन तुम्हारी फिजिक्स अच्छे लेवल की आ रही है। खेल रहे हैं हर साल बोर्ड वाले। देख लो ये न्यूज आर्टिकल में तुमको कुछ दिखा रहा हूं कि भैया क्या बोला जा रहा है, ये लास्ट ईयर की बात है। स्टूडेंट ने देखा कि भैया क्वेश्चन पेपर वेल बैलेंस था। वेल बैलेंस का मतलब ये नहीं कि भैया एक चैप्टर से लगातार एक ही क्वेश्चन आए जा रहा है ना, बाकी जहां से क्वेश्चन नहीं आता था वहां से आ ही नहीं रहा, ना 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 ना, हर जगह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा के दिए जा रहे हैं, वेल बैलेंस्ड है, मैनेज करके हर चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस चैप्टर में से आया नहीं, इस चैप्टर में से ज्यादा आ गए, ऐसा नहीं हो रहा। वेल बैलेंस्ड पेपर आया। और ये देखा गया है कि जो हमारे टॉपिक्स थे वो भैया सिलेबस में बटे हुए थे इक्वली तरीके से, और पेपर लेंदी आएगा तुम्हारा फिजिक्स का, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा टाइम खाएगा। 3 घंटे तुम्हें पूरे बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने हैं, वो भी अभी तरीका समझाऊंगा। और सुनो, डिफिकल्टी वाइज अगर देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा अबव एवरेज ही था, मॉडरेट से चैलेंजिंग ही था। और सबसे ज्यादा बच्चों ने बोला कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेक्शन सी वही 3 नंबर वाला जिसमें 7 क्वेश्चंस आते हैं। और जरा समझो, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी ठीक ठाक लेवल का आता है, और हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब सिर्फ फॉर्मूला रट के काम नहीं चलेगा, हो सकता है कई बार फॉर्मूला बनाना भी पड़ जाए, समझ रहे हो। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखी गई कि भाई लास्ट ईयर जो पेपर आया था वो उसका प्रीवियस ईयर से ज्यादा डिफिकल्ट था, और इस बार भी यही चांसेस हैं कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसी लेवल या उससे थोड़ा सा प्लस ही आएगा, लेवल निकल जाएंगे, समझते जाना। तो फिजिक्स पेपर जो आएगा सेम पैटर्न का आएगा, और डिफिकल्टी लेवल सेम होता हुआ दिख रहा है, ये उम्मीद है, समझ रहे हो। तो ये सारी बातें हैं। इसमें तुम एक टर्म देख रहे होगे कि सैंपल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें मैं अभी तुम्हें वैसे बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको क्या कराया है, ये जो अभी आप शीट देख रहे हो, वैसे तो आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि तुम्हारे फोन की गैलरी में रहे कि कौन सा चैप्टर की क्या वेटेज है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की मैं बात करूं 5 नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करूं भैया 5 नंबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी की देखो अकेले की ही 6 नंबर की वेटेज है, ठीक है भैया। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, बढ़िया आते हैं क्वेश्चन इस पर, 6 नंबर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर थ्योरेटिकल चैप्टर है, 5 नंबर, याद करने वाली बात है। ईएमआई 4 नंबर, न्यूमेरिकली आएगा इससे, है ना, ईएमआई के ऊपर तुमसे ईएमएफ वगैरह निकलवा लेंगे। ऑल्टरनेट करंट छोटा सा चैप्टर है, 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा इससे, तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी हमारा यार थ्योरेटिकल चैप्टर है, और इसके अंदर तुम्हें सारी चीजें याद भी करनी पड़ती हैं। अभी मैं तुमको बताने भी वाला हूं, मैंने जो कहा था एक बेस्ट गिफ्ट, पता है क्या देने वाला हूं, सुनते जाना भी। फिर मैंने आपको रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये इन सारे चैप्टरों में इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, तो ये तो भैया बहुत ही अच्छे से करना है फिलहाल। उसके बाद वे ऑप्टिक्स में हमारे 4 नंबर हो गए। फिर हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ये सब 4 के जाते हैं हमारे, ये मॉडर्न फिजिक्स की सारी बातें हैं। और लास्ट में हमारा सेमीकंडक्टर, अगर आप देख रहे हो तो यार उसकी अपनी खुद की, सेमीकंडक्टर सबसे आसान चैप्टर यार 12th में, सबसे आसान चैप्टर, और उससे मैं बता दूंगा कि भैया यहां से क्वेश्चन आता है और वहीं से ही आएगा, और यहां से भी 7 नंबर तुम्हारे पक्के। इस टाइप से तुम्हारा टोटल 70 नंबर का वेटेज बैठता है चैप्टर वाइज। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है असली कहानी। इससे पहले अब मैं आपको सुनाता हूं अपनी कहानी कि मैंने कैसे भैया फिजिक्स में 70 में से 70 लेकर आया, और मेरे स्कूल वालों ने भी मुझे प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर लिए, और 100 में से 100 नंबर आ गए भाई साहब। मजाक बात नहीं है, मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था। अगर मैं तुम अपनी कहानी सुनाऊं ना, कहानी तुम्हारे लिए है इसलिए मैं सुना रहा हूं। मेरे फिजिक्स के पेपर में जो हुआ था, पेपर्स के बीच में गैप होता है, 4-5 दिन की छुट्टी होती है, तो हमें लगभग 6 दिन मिले थे। और उन 6 दिनों में मैंने यार ये सोचा कि भैया 6 दिन है, लगभग 14 चैप्टर है, 2 दिन मतलब एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ूंगा, आराम से बढ़िया से हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि यार 3-3 भी तो चैप्टर पढ़े जा सकते हैं, पूरा पूरा दिन है अपने पास, तो एक दिन रिलैक्स करता हूं, क्योंकि उससे पहले हमारा किसी और सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, तो एक दिन रिलैक्स करता हूं, आराम से पढ़ूंगा। तो मैंने नंबर ऑफ चैप्टर पर डे बढ़ा दिए, मैंने कहा 3-3 देख लेंगे, 2.5-2.5 पढ़ लेंगे। फिर मैंने कहा कि यार 4-4 भी तो पढ़े जा सकते हैं,
समझ रहे हो, 4 भी तो एक दिन में चैप्टर पढ़े जा सकते हैं। तो मैंने 2-3 दिन तो ऐसे ही निकाल दिए। जब 3 दिन ही बचे, 6 दिन की छुट्टियां मिली थी, जब 3 दिन ही बचे तो जब मैं पढ़ने बैठा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही मेरा इतना मोटा रजिस्टर था जब मैं अपने नोट्स पढ़ने बैठा, और पूरा पढ़ते पढ़ते पूरा दिन निकाल दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भाई साहब मेरी पूरी हुई खाली। अब दिन बचे हैं 2, और मेरा दिमाग खराब होकर रह गया कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने 3 दिन ऐसे बर्बाद कर दिए, और अब तो इतना ढेर सारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को छोड़ के, तो अभी पूरी की पूरी 12 पढ़ी है, और मैं 2 दिन में कैसे सिलेबस पढ़ूंगा अपना। तो भाई साहब जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो फिर करो या मरो वाली कहानी आ जाए तो दिमाग काम करता है बढ़िया। एक चीज थी मेरे अंदर, अब वो ये थी, मैंने पूरे साल फिजिक्स पढ़ी थी, और कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी थी। डेली जब मैं पढ़ा करता था, डेली भैया मैं ट्यूशन जाता था, डेली ट्यूशन से आके मैं डेली आधा घंटा जो भी मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है, और बहुत ही बढ़िया टीचर था हमारे, है ना, हम तो कुछ भी नहीं है उनके, तो वो मैं बस रिवाइज करा करता था, और पूरे साल ये मैंने करा था, और इतना ज्यादा रिवाइज करा था कि मुझे सारी चीजें खुद ही याद हो गई थी। तो मैंने कहा भाई साहब अब तो मैं कितना भी पढ़ लूं, मेरे पास इतने मोटे मोटे 5 रजिस्टर थे पूरी 12 को मिला के, मैंने कहा भाई साहब ये तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कहा अब क्या करूं। तो सबसे पहली चीज अब जो मैं तुमको बता रहा हूं जो करनी है, चाहे तुम भैया जेई वाले बच्चे हो जिसने तो भैया पूरे साल पढ़ाई करी नहीं है बोर्ड के लिए, कोई भी बच्चा हो जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है वो भी हो, तुम्हारे पूरे नंबर नहीं आएंगे अगर ये नहीं करोगे। ये अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो, सुनते जाना। तो सबसे पहली चीज पता है मैंने क्या करी, सबसे पहली चीज मैंने उठाए PYQs, कितने साल के, लास्ट 5 इयर्स के मैंने उठाए PYQs। मैंने कहा भाई साहब ऐसे के तैसे करके रख देंगे, 5 साल में जितने भी PYQs आए मेरे बोर्ड के, जितने भी सेट्स आए वो मैंने बिल्कुल बढ़िया करके पढ़ दिए, क्योंकि मुझे तो आता था। अब तुम्हारी कहानी अगर ऐसी है कि भाई तुम्हें थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता, तो भाई साहब हम 11 सवाल वाली सीरीज चला तो रहे हैं तुम्हारे लिए, जिसमें सारे मैं फॉर्मूलेस पढ़ाता भी हूं और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता हूं। तो तुम पहले अगर वो लगा लो, और उसके बाद मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप लास्ट 5 इयर्स के PYQs बढ़िया से कर लो, लिख लिख के करना, देखना नहीं है, मतलब देख देख के नहीं करना, लिख लिख के सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन, चाहे तुम्हें वो 5 बार क्वेश्चन आया तुम 5 बार लिखोगे। अगर तुमने इस तरह से कर लिया, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये सारी चीजें यार मैंने 2 दिन में करी थी, अभी तो तुम्हारे पास बहुत दिन है, तो अगर आपने PYQ सारे लगा लिए, आपको खुद ही दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है, पैटर्न खुद ही समझ में आ जाएगा। पहली चीज ये कर ली। दूसरा पता है मैंने क्या करा, दूसरा मैंने जो भी बोर्ड की तरफ से सैंपल पेपर आए हुए थे, या फिर जो भी किसी भी पब्लिकेशन के सैंपल पेपर थे यार, वो मैंने सैंपल पेपर बढ़िया से सॉल्व करे। किस तरह, PYQ से मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी। तो आपको भी यही करना है कि पहले PYQ से बहुत बढ़िया करके प्रैक्टिस करो। 3 साल की PYQ तो इतने बढ़िया से कर लो कि बाकी के 2 साल के PYQ आपसे खुद ब खुद ही होने लगे। और ये करने के बाद सैंपल पेपर को एज अ टेस्ट पेपर तुमको सॉल्व करना है, टाइम के अंदर अंदर करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि 3 घंटे के अंदर ये अंदर करना है। मैं बैठता था, मैंने पता है क्या करा, एक दिन में 5 PYQs बढ़िया से लगा दिए, कुछ मैंने पहले से भी लगा रखे थे, वो मैंने अच्छे से करने के बाद जब एक दिन पहले मैंने क्या करा, भैया टाइमर लगा लगा के मैंने सैंपल पेपर सॉल्व करे। 4 सैंपल पेपर मैंने एक दिन में सॉल्व कर दिए, ब्रेक ले लेके कि भैया अब क्या करना, कल को पेपर है। और पूरे साल पढ़ा यार, पूरे साल पढ़ने के बाद अगर मेरे नंबर 70 में से 60 भी आए तो बर्बाद है मेरी पूरे साल की मेहनत, 70 में से 70 चाहिए। तो मैंने इस तरीके से बस 2 चीजें करी हैं मेरे भाई, मैं बता रहा हूं, तुम्हें शायद यकीन हो या ना हो, सिर्फ इतना सा करना है बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए, लिख लिख के करना है। और कुछ बातें बताऊं, इंपॉर्टेंट क्या है, जितनी भी डेरिवेशंस है वो तुमको लिख लिख के करनी है मेरे प्यारे बच्चे, जितनी भी डेरिवेशंस है तुमको लिख लिख के करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जेई वाले बच्चे हो तो तुमने तो सारे फॉर्मूले रट रखे हैं यार, तुम्हें मालूम ही नहीं कि फॉर्मूले आते कहां से, हम क्यों रटे, जेई में डेरिवेशन कौन सा करती, बोर्ड में तो करनी पड़ेगी, तो डेरिवेशन तुम्हें करनी है अच्छे से। और डेरिवेशन जब आप PYQs करने बैठोगे तो वहीं दिख जाएंगे कि कौन कौन से डेरिवेशन आती हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है बस बढ़िया से। अगर इतना कर लिया, अगर इतना कर लिया, ये वो मेहनत है जो तुमको करनी है खुद से,
इसमें मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं रहने वाली, ये तो भैया तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने ये तीनों काम कर लिए, अब बाकी का जो मैं बोल रहा हूं वो तो यार मैं करवाऊंगा, वो तो यार मैं करवाऊंगा। समझ रहे हो किस तरह से? 11 सवाल वाली सीरीज हमारी पूरी चल रही है। मैं कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने वो लगा ली बढ़िया से, उसके सारे क्वेश्चन कर लिए हर एक चैप्टर के, और ये तीन बातें पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर और डेरिवेशन, अगर ये लगा लिया आपने बढ़िया से जितना मैंने बोला है। और सुनो अभी, और सुनो सर, अगर मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, रिवीजन करने बैठ रहा हूं तो मैं क्या करूं? अभी तो सर चलो आपके पास तो 2 ही दिन बचे थे, आप तो मक्कार निकले, हमारे पास तो अभी टाइम है, अभी हमें चैप्टर पढ़ना है तो क्या पढ़ें? तो अब मैं जो तुमको गिफ्ट देने जा रहा हूं वो ये है कि हर चैप्टर के 2 से 3 मैं टॉपिक लेकर आया हूं और वहीं से क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो। अब शुरुआत करता हूं, जरा थोड़ा सा वैसे डिटेल में बातें हो जाएंगी, लेकिन सुन लो हर एक चैप्टर का। वैसे ये मैंने आपको पीडीएफ भी दे रखी है, हर चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इधर भी मैंने आपको दिखा भी रखे एग्जाम्पल के लिए, और ये पूरा एनालिसिस करा है भैया, उठा उठा के मेहनत करिए, मैंने भी, पूरी टीम ने भी, कि भैया क्या डालना चाहिए क्या हटाना चाहिए। तो वहां से हमने सारे टाइप्स निकाले, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, सब कुछ पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, ना तुम्हारे पास टाइम है। इतना कर लो तो एक गिफ्ट अभी और है तुम्हारे लिए। पहले जरा इतना सुनो, इतना सुन लिया कि भाई हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन आते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ के जाइएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। दूसरा, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन प्रूफ करवा लेंगे, क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बच्चों को कराया भी है 11 सवाल वाली सीरीज के अंदर, कि एक रॉड है इनफाइनाइटली चार्ज्ड रॉड, उसकी वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद आ रहा है क्या? वो गॉसेस लॉ की हेल्प से ड्राइव कराएंगे, तुम्हें आना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलवा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है जो मैं इधर दिखा रहा हूं, तो इतना पढ़ लेना। और एक यहां पर रह गया तीसरा टाइप, याद रखना, डाइपोल तो भूले से भी छोड़कर नहीं जाना, क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल, बस मैं कह रहा हूं इतना पढ़ लो, है ना, एक्सियल को एक्सियल वाली पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और दूसरा चैप्टर, सब कुछ नहीं पढ़ना। फिर वही बात, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना सीख लो, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया है। और पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर, वो निकालना सीख लो, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। बस थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि भैया ये तो तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। और टाइप 3 में देख लो भैया, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आते हैं, तो कैपेसिटर के अंदर भैया एनर्जी वाले क्वेश्चन है ना, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C, ऐसे क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये ऐसे ऐसे सारी बातें तुमको मालूम होंगी, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉमन पोटेंशियल, एक और यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, क्या? कॉमन पोटेंशियल, यार इतना तो पढ़ ही लीजिएगा मेरे प्यारे गुड्डे, समझ रहे हो, सुनते जाओ अभी। कॉमन पोटेंशियल, फिर उसके बाद हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी, है ना, मोबिलिटी, रिलेशन विद करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हमारे, ये मैंने सब ड्राइव कराया आप लोगों को। टेम्परेचर की डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस की, इसके ऊपर आता ही आता है यार क्वेश्चन। और हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, ये हमारा इतना बड़े चैप्टर में से सिर्फ इतना सा पढ़ लो, हो जाएगा। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो बायोट सावर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ 10 बार लिखवाया उन्होंने तुमसे, उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। दो वायर अगर पैरेलल वायर हो तो दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में अगर करंट होती है तो अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट में होती है तो रिपेल करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है, तुम पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन देख लो, ये टॉपिक पढ़ना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कन्वर्जन कराना, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बस इतना कर लेना। और बाकी लॉरेंट फोर्स अगर इतना कर लिया तो नैया पार। ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो भैया इसमें सिर्फ मटेरियल पढ़ के चले जाओ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब के एग्जांपल, इन सब की सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू, इनकी परमिएबिलिटी की वैल्यू, ये सारी रिलेशन आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए। मैंने पढ़ाई है आपको 11 सवाल वाली सीरीज में। आ जाओ EMI चैप्टर में कहां से क्वेश्चन आता है, इंड्यूस्ड EMF ही निकलवा लेंगे, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। लेंज लॉ, लेंस लॉ की वजह से करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगी यार, वो निकलवा लेते हैं, ये आपको मालूम है। फिर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पर तो आता ही आता क्वेश्चन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना, याद करो। इसके अंदर L1 L2 का रूट M के बराबर भी आता है, ये सारी रिलेशन ऐसे ऐसी भी तुमको मालूम होगी। ऑल्टरनेट करंट में भैया LCR सर्किट, ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना, LCR सर्किट पढ़ लोगे सब उसके अंदर समा जाएंगे। इंपिडेंस निकालना आना चाहिए,
पावर फैक्टर निकालना आना चाहिए, ऐसी ऐसी बात है। और ऑल्टरनेट करंट में अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा तो भैया ट्रांसफार्मर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो हमारे किसके बराबर होता है, ईएमएफ के रेशो के बराबर होता है, करंट के उल्टे रेशो के बराबर होता है। लो जी बता दिया। और एफिशिएंसी की बात करवा देंगे, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरेटिकल चैप्टर, बस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम मालूम होना चाहिए कि शुरुआत हमारी गामा रेस से होती है, गामा के बाद हमारी कौन सी आती है, बोलो बोलो बोलो, गामा के बाद याद करो कौन सी आती है यार, एक्सरे आती है, फिर यूवी रे, फिर विजिबल रेज, इस टाइप से चलती जाती है, इंफ्रारेड रेज। तो इन सब की वैल्यूज याद नहीं रखनी, तुम कर भी नहीं पाओगे। तुमको याद रखना है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये भी सारे लेक्चर मेरे तुम देख सकते हो। तो इन सबके इंपॉर्टेंट क्या यार, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा और तुम कितना भी दिमाग लगा के कर नहीं पाओगे, ये याद करने वाली बात है। तो हर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने अभी बोली हैं, इन सब का बनी कहां से, उनका फॉर्मेशन और उनका यूज, ये आप कहीं पर भी जाओगे आपको मिल जाएगा, मेरे ही आप वीडियो में देख लेना, ये मैंने बताया है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन आता है। देख रहे हो, यहां से क्वेश्चन आता है। बाकी हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है। बाकी अब यार अगर हम ऑप्टिक्स में आ जाएं, तो मैंने कहा था कि भैया सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, इसमें तुमको क्या पढ़ना है भैया, लेंस की सारी बातें पढ़नी है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये तो तुम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या भाई साहब, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू और म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये। और लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। फिर बाकी मैं बात करूंगा क्या प्रिज्म की, अगर बात करता हूं तो प्रिज्म के भैया बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है यार, साइन ए प्लस डेल बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू। यार क्या तुमको ये बातें आ रही हैं, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि तुम्हें फील हो क्या तुम्हें ये आता है या नहीं आता है, ताकि आइडिया तो लगे कि भैया अभी कहां खड़ा हूं मैं, मुझे कितनी और मेहनत की जरूरत है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के सारे फॉर्मूले, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे क्या होगा, ये सब कुछ तुमको आना चाहिए। सिर्फ इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद हो गए, नैया पार हो गई। क्या बात है सर। वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं, देख लो तो वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल पूछता ही पूछता है, रट के चले जाना। क्या हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये हाइगन्स प्रिंसिपल होता है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन कई बार पूछ ली, इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम फेज। ये बातें तुमको याद होनी चाहिए, फिर पीवाईक्यूज देखोगे तो एहसास होगा यार क्या बातें बता रहे थे सर। बाकी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है, फ्रिंज विद क्या होती है, इतना याद हो गया तो सब कुछ हो गया। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पर अगर मैं आऊं तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आए हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव्स की अगर मैं बात करता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, एच बाई एम वी, वेवलेंथ का रेशो निकलवा लेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का, इस तरीके से यहां से बातें आती हैं। लो अरे भाई साहब ये तो मैंने बिना देखे ही बता दिया, वेवलेंथ का रेशो निकलवाने, सही में यकीन नहीं आएगा, मैंने क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोला था और यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन आया हुआ है। और देखो एटम्स का अगर अंदर में जाऊं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतनी बातें तो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ी होती है, ये फिजिक्स में सेम वही आ जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन में गया, वही लाइमन बामर पास्टन सीरीज है ना, तो कितना उसकी क्या जो रेडिएशन निकलेंगे उसकी वेवलेंथ क्या होगी, याद करो उसका फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, इस टाइप का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। आर यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ये तो आपको आना ही चाहिए। एटॉमिक मॉडल की अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा पढ़ के चले जाइएगा, है ना। वैसे तो बोर का इंपॉर्टेंट होता है यार, ये एटॉमिक मॉडल में मैं, हाँ सॉरी बोर का ही तो, रदरफोर्ड का नहीं, बोर का, बोर का एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल बढ़िया से पढ़ के चले जाना। उसमें भैया रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो सब आते हैं। वो बड़े बड़े याद नहीं हो, कम से कम नंबर ऑफ शेल या फिर एटॉमिक मास नंबर, समझ रहे हो, उसके फॉर्म में तो तुमको मालूम होना चाहिए। जैसे कि भैया ऐसे कुछ लिखते हैं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, एन स्क्वायर बाय जेड,
ये हमारा रेडियस आती है प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला काफी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन हमने बाकी चीज को हटा के कांस्टेंट मान दिया, तो आर एन एन स्क्वायर बाय जेड। इस तरह से तुम बना बना के उसको याद कर लेना, ध्यान में रख ले देना। फिर हमारा न्यूक्लियस आ जाएगा, जिसमें मास डिफेक्ट की हम थोड़ी सी बातें कर लेंगे। अच्छा भाई, लास्ट चैप्टर यार सेमीकंडक्टर 7 नंबर का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं जहां से कह रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो। पहला कि भाई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तुम डोपिंग करा देते हो तो पी टाइप एन टाइप इंप्योरिटी आती है, तो उससे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। उसका पूरी वर्किंग कैसे कराया जाता है वो तुमको आना चाहिए, डिटेल्ड थ्योरी लिखने लायक, उसके डायग्राम तुमको बनाने आने चाहिए, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इतना तुमको आना चाहिए, बस इतना हो गया। और लास्ट में हमारे क्या आता है भैया, एप्लीकेशन ऑफ डायोड, या फिर जिसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है भैया, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, आंखें बंद करके मतलब पढ़ के चले जाना मेरे प्यारे। हाफ वेव और फुल वेव, ये पूरी इसकी वर्किंग आती है, ये छोड़ के नहीं जानी है तुमको। भाई साहब तुम दुआएं दोगे कि यार सर ने जो कहा था वो आया। मैंने इतनी सी बातों में, इतनी सी छोटी सी लेक्चर के अंदर तुम्हें ये सारी बातें बता दी हैं, है ना। अभी मेरी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। मैंने तुमको क्या क्या बताया, जरा समराइज कराऊं। मैंने तुमको सबसे पहले आज के लेक्चर में क्या बताया कि भाई साहब PYQs घोल घोल के पी लो 5 साल के। और सुनो, अभी और सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सैंपल पेपर लगा लो बढ़िया से। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया कहाँ के लगाओ, जहां से मिले वहां से लगा लो, है ना। अभी और सुनो, तीसरी बात मैंने क्या बताई तुमको कि भैया डेरिवेशन बढ़िया से करके जाइएगा, डेरिवेशन बढ़िया से करके जाइएगा। ये हो गई, ये बातें तुमको करनी है। अब मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैंने क्या क्या हेल्प करनी है तुम्हारी, अब मेरे एंड से सुनो। मैं सबसे पहले आपसे क्या कह रहा हूं कि यार 11 सवाल वाली सीरीज लगा लो बढ़िया से। अगर तुम्हें लगता है कि भैया तुम्हें अच्छे से आता है तो वीडियो स्किप करके सिर्फ 11 सवाल तुम अटेम्प्ट कर लो। इतनी अगर तुमने कर लिया ठीक है। दूसरा मैं अब आपसे क्या कह रहा हूं, तुम्हारे लिए गुड न्यूज क्या है। एक तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कहां से क्वेश्चन आएगा। गुड न्यूज है कि भाई साहब आपके लिए आने वाला है मैराथन सेशन। जी हाँ, उस बच्चे के लिए जिसका पूरा रिवीजन भी सही से नहीं हो पा रहा, उस बच्चे के लिए जो कह रहा है कि सर आपने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं सर यार अब मेरे बस की नहीं है पढ़ना, अब मैं घबरा रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि घबराओ मत, मेरा हाथ थामो, और ये जो जितने भी मैराथन सेशन है ये सब के सब लगाने हैं। और एक बात और बताऊं कि ये जो मैराथन सेशन आ रहे हैं, देखो मैंने जानबूझ के लास्ट के लिए बात रोकी थी, क्योंकि जो बच्चा डिजर्विंग है उस तक ही ये मैसेज पहुंचना चाहिए, सब बच्चों तक मैं पहुंचाना भी नहीं चाहता, समझ रहे हो। मैराथन सेशन ये सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो सर, हाँ तुम सही सुन रहे हो मेरे प्यारे, ये मैराथन सेशन सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं आ रहा है। फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बायो, तुम्हारा कंप्यूटर साइंस, इन सारे सब्जेक्ट का तुम्हारे बोर्ड के लिए अपने इसी चैनल के ऊपर मैराथन सेशन आने वाला है। इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई साहब चेक करते रहना। मैं अभी डेट रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये बात है कि तुम्हारे एग्जाम से पहले मैराथन सेशन आएगा, जिसमें पूरी की पूरी 12th क्लास की फिजिक्स तो तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाने वाला है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बोले हैं हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्यार से सुकून से पढ़ाऊंगा, और क्वेश्चन तुम ही सॉल्व करोगे। इतना अगर कर लिया भैया, क्या बोला मैंने, 3 बातें तुम्हारी 3 बातें हमारी। क्या 3 बातें ये तुम्हारी, 3 बातें 11 सवाल ये हम कराएंगे जो तुमको करना है। मैराथन सेशन बढ़िया से लगाना है, ये तो छोड़ने नहीं है, लाइव आने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। तो मेरे साथ तुमको जोड़ के पूरा बिल्कुल गदर मचा देंगे फिर से हम। और लास्ट में तीसरी वाली बात मैं क्या बताने जा रहा था, तीसरी वाली बात एक और गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, लेकिन वो गिफ्ट जो है एक्चुअल में इरादा ये था हमारी पूरी टीम का कि यार उसको थोड़ा सा पेड कर देते हैं, लेकिन यार फिर वो ये बात आई कि यार पैसों के लिए ही अगर पढ़ाना होता तो हम यूट्यूब पे आते ही कौन सा, है ना। 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं फिजिक्स के तुम्हारे लिए। 140 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं, जिसने ये लगा लिया, ये लगा लिया और ये लगा लिया, 140 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए, क्वेश्चन इन 140 क्वेश्चन से बाहर जाएंगे नहीं।
इसकी भी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़वा दूंगा, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में। बस मुझे ये दिखना चाहिए कि भैया क्या तुम लोग इस काबिल भी हो कि भाई हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, यार तुमको उससे बेनिफिट मिले तो तुम थोड़ा बहुत सीरियस भी हो। तो बस मैं तुमसे कोई ऐसा नहीं कि पैसे मांग रहा हूं, बस मैं इतना सा कह रहा हूं कि इस लेक्चर को तुमको लाइक करना है पहली चीज, और कमेंट बॉक्स में तुमको बताना पड़ेगा कि तुमको ये 140 क्वेश्चन वाली सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। और मैं सही में कह रहा हूं कि मुझसे ये बोला गया कि सर बच्चे अगर डिमांड करेंगे तो ही आप दोगे, वरना मत देना। ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। तो बच्चों तुमको कमेंट बॉक्स भर देना है, इतना तुमको कमेंट करके, हर एक बच्चे ने भी अगर कमेंट कर दिया, यार मैं कह रहा हूं 100 बच्चों ने भी अगर कमेंट कर दिया, तो भैया 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, अभी नहीं दिखेगी। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कराओ। और अगर मुझे कमेंट दिखती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से अपनी पूरी यूट्यूब वाली कि भाई साहब पैसों में नहीं देंगे, हम फ्री में देंगे, और ये बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा सा उनको भी दिखना चाहिए ना, मेरी बात की लाज रख लेना। मैं तुम्हारे फायदे के लिए ये पूरी बनवाई थी, और मैं चाह रहा हूं कि यार पैसों वैसों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तुमको फ्री में देंगे हम, ठीक है। इतना कर लिया, और इतना कर लिया, 69.75 भी नहीं होंगे, 70 ही होंगे। बस जुनून जोश के साथ लगे रहो, अड़े रहो, और भाई साहब संघर्ष करते रहो, क्योंकि संघर्ष में आदमी या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है, यह बात तय है। अब तुम बिखरने वाले नहीं हो, तुम भाई साहब निखरने वाले हो, क्योंकि तुमको अनस्टॉपेबल, ऐसी कौन सा मैंने टाइटल दिया है, अनस्टॉपेबल, मतलब तुम कभी नहीं रुकने वाले बच्चे हो। यार सही में मैं कह रहा हूं, मैंने बड़ी जोश के साथ ये तुम्हारे लिए वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर भैया कितने बच्चे देखेंगे, लेकिन मुझे बस अगर एक भी बच्चा ऐसे मिल गया जो ये बाद में बोलेगा कि सर आपकी ये तीनों बातें मैंने 100% मानी थी, और ये तीनों बातें मैंने 100% आपने जो बोला था मैंने पढ़ा है उस तरीके से, यार एक बच्चा अगर कोई कह देगा तो उसके 70 में से 70 नंबर आएंगे। अगर एक बच्चे के भी आ गए तो मेरा आज का लेक्चर और मेरी ये सारी मेहनत जो पूरी के पूरी मुझे समीर पूरी यूट्यूब टीम कर रही है, एक बच्चे की भी 70 में से 70 आ गए, हम कामयाब हो गए और तुम कामयाब हो गए। मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है बहुतों कहेंगे, तुम में से बहुतों कहेंगे। यार एक बार मान के देखो, और कोई तुम्हारे पास तरीका नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ करने का है ही नहीं। फिर से ये तीनों चीजें, और ये तीनों चीजें तुमको करनी है, लगे रहो। एक मोटिवेशनल लाइन के साथ भैया खत्म करते हैं आज का सेशन कि हजारों मर्तबा गिराया जा चुका हूं, अरे वक्त के हाथों मुसलसल आजमाया जा चुका हूं, और जिन जिन के लिए भी रास्ते मैंने खोले थे कभी, आज उन्हीं रास्तों से हटाया जा चुका हूं। लेकिन आलम कुछ यूं हुआ मेरे फना होकर फिर से उठने का, आलम कुछ यूं हुआ मेरे फना होकर फिर से उठने का, कि हर शिकस्त के बाद सिकंदर कहलाया जा चुका हूं। लगे रहो बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। अरे कहां चले गए जय हिंद? अरे भैया एक बात तो और सुनते जाओ, एक बात तो और सुनते जाओ। अगर सैंपल पेपर तुम कहीं से खरीदने जा ही रहे हो, परचेस करने जा ही रहे हो, तो भाई तुम्हारे अपने खुद के वेदांतु के भी तो सैंपल पेपर हैं, आप इसको परचेस कर सकते हो। और अगर आप ये कोड अगर डालोगे VT10HP तो आपको ये 499 रुपीज में मिल जाएगा, 897 वैसे इसका प्राइस है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के तीनों के सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे, और इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाली है वहीं से ही मिलेगा। और एक चीज और सुन लो कि अगर जेई की तुम तैयारी कर रहे हो, तो जेई की तैयारी की मैं बात करूं, ये 2499 में एक भैया हमारा क्रैश प्राइम कोर्स है, जिसके अंदर हम बोर्ड और जेई मेंस 2 अप्रैल अटेम्प्ट वाले की बढ़िया से सारे डेडिकेटेड टीचर तुम्हारे लिए स्पेशल से वहां पर हैं, वो तैयारी कराएंगे। और उसकी यूएस पे देख लो, उसके अंदर लाइव बैच मिलेगा, टीचर तुम्हारे साथ लाइव होगा, क्रैश कोर्स भी तुमको कराएगा, मॉक टेस्ट भी तुमको देगा, और उसके अंदर हमारे टेस्ट भी होंगे। और अगर आप VIT EEE के भी चाह रहे हो तो इसी के अंदर ही एड ऑन कर दो, तो ये 2999 के अंदर मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें VIT EEE की भी सारी कहानी मिलेगी, और उसके अंदर भी उसके PYQ सेशन तुमको मिलेंगे। तो अगर तुम ये परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाओ और तुमको बड़ा ही बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में।
सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, और मिलते हैं यार मैराथन सेशन में, आग लगा देंगे, तहलका मचा देने यार वाले यार उस दिन हम, है ना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।